देखो बिजनेस स्टडीज जो हम लोग कर रहे थे क्लास 11 WB का सेमेस्टर 2 बिजनेस स्टडीज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, उसका आज हम लोग का सेकेंड क्लास है। इससे पहले हम लोग लास्ट जो एंड किए थे हम लोग किए थे वो डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर्स। फिर हम लोगों को बोले थे भाई शेयर्स और डिवेंचर्स के बीच का आप कम से कम कोई भी 5 डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा। एक बार शॉर्ट में बताते हैं शेयर्स एंड डिवेंचर्स के बीच का डिफरेंस, ये तो आप याद कर ही लीजिएगा, थोड़ा बेसिक में बता देते हैं। सर जब एक पर्सन कोई कंपनी का शेयर्स खरीदता है इसका मतलब है वो उस कंपनी का भागीदार बन गया है, शेयर होल्डर बन गया है, इन्वेस्टर बन गया है, ओनर बन गया है, मालिक बन गया है। वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो उसको भी उस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, वो कंपनी अच्छा करेगा तो उसका भी बेनिफिट होगा, वो कंपनी अगर लॉस में जाएगा तो इसका भी नुकसान होगा, क्योंकि ये मालिक बन गया है ना। मालिक का तो मतलब यही है। बट डिवेंचर्स में क्या होता है, जब कोई पर्सन डिवेंचर्स परचेज करता है तो डिवेंचर्स परचेज करने का मतलब होता है कि आप वो कंपनी के क्रेडिटर बने हैं, मतलब आप उस कंपनी को उधार दिए हैं। वो कंपनी आपको वक्त टाइम टू टाइम उस डिवेंचर के ऊपर, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देगा। कंपनी अच्छा करे या खराब करे उससे आपका इंटरेस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वक्त से इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये है बेसिक डिफरेंस, ठीक है, गो थ्रू कर लीजिएगा। हाँ, जैसे कि शेयर होल्डर है भाई, मालिक है, उसके पास वोटिंग राइट है मैनेजमेंट को इलेक्ट करने के लिए। डिवेंचर होल्डर जो आप तो लोन दिए भाई, आप इंटरेस्ट लीजिए, बस आपका मामला क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये है बेसिक डिफरेंस। चलो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखो बोरोड कैपिटल में सिर्फ डिवेंचर्स ही नहीं है सर। बोरोड कैपिटल में इट्स नॉट दैट सिर्फ डिवेंचर्स का मामला नहीं है कि सिर्फ जो है डिवेंचर्स है, ना 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 ना, नॉट ओनली डिवेंचर्स। बोरोड कैपिटल में बहुत सारा चीज आ जाता है, जैसे कि वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बहुत सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी लोन्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि LIC, UTI, IDBI, ICICI, ये ऑल ओवर कंट्री फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। हर्षद मेहता देखते थे LIC UTI का पैसा लेकर डाल दे रहा था स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो ये लोग जो है दे प्रोवाइड ओन्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और लोन कैपिटल भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या एडवांटेजेस है लोन कैपिटल का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से? ये है प्रोविजन ऑफ टर्म लोन। प्रोविजन ऑफ टर्म लोन का मतलब देखो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म लोन तुमको देता है ताकि तुम अपना फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर सको एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए। समझ में आ रहा है बात? मॉडर्नाइजेशन के लिए। टर्म लोन का मतलब क्या है? वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। EMI फैसिलिटी बांध ली है भाई, एक बड़ा सा जमीन लिए है, 10 साल का लोन ले लिए, महीना महीना इंस्टॉलमेंट में पे कर दे रहे, टर्म लोन इजिली पे हो जाएगा। परचेज, हाँ, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ये लोग बहुत सारा टाइम आपका पैसा लगाता है आपकी कंपनी में और शेयर्स और डिवेंचर्स खरीद लेते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड कर देता है आप लोग को। अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, व्हाट डू मीन बाय अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज? दे हेल्प द कंपनी, ये लोग कंपनी को, कंपनी का शेयर्स को बेचने में मदद करवाता है बहुत सारा टाइम, ठीक है। फॉरेन करेंसीज में लोन प्रोवाइड करता है। तुम एक धंधा कर रहे हो दुबई में, दुबई में तुमको एक तो दुकान खोलना है, अब तुमको रुपीज नहीं चाहिए, तुमको रियाल चाहिए। समझ में आ रहा बात? तो हाँ, कन्वर्ट तो हो जाएगा, बात से झमेला है, चार्जेस कटेगा। तुम बोलोगे भाई हमको लोन दीजिए रियाल में पैसा चाहिए, हाँ प्रोवाइड करेगा ही तो फॉरेन करेंसी में पैसा प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। गारंटी प्रोवाइड करता है, तुमको टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? इतना इजी थोड़ी है तुम मुंह उठा के चले जाओगे और तुमको लोन दे देगा, कितना दौड़ाएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्यूर रहता है, रेस्ट्रिक्शंस रहता है बोरोवर्स में, तुम जाओ तुमको नहीं देगा, ये चोर जाएगा, चोर लोग उन लोग को दे देगा। विजय माल्या, नीरव मोदी सब लेके भागा हुआ है ना पैसा, तो रेस्ट्रिक्शंस रहता है, हर बोरोवर्स को नहीं देता है पैसा। और जब लोग पैसा देते हैं ना, तुम्हारे मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस करने लगेगा। तो हाँ, तुम किसी से उधार लोगे तो देखिएगा ना भाई ये मामला सही है कि नहीं है, कहीं लेके भागने जाए, दौड़ नहीं हो जाए। समझ में आ रहा है? तो मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस करने लगेगा उन लोग। तो कुछ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है सर जो प्रोवाइड करता है इस तरह का लोन।
उसका 3-4 का नाम, फुल फॉर्म्स याद रख लेना, ठीक है ना। IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SFC स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, EXIM एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। देख रहे हो भरा पड़ा है, इतना सारा बैंक से। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये सब जो है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो आपको लोन्स प्रोवाइड करता है। आपको चाहिए भाई कम से कम इसका आपको फुल फॉर्म तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब आते पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो और भी है, SFC स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, IIBI इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देख रहे हो। अब ये सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। सबका याद रखने क्या होगा बाबू, जितना भी है ना सबका तुमको याद रखना है फंक्शंस। क्या याद रखना है, क्या काम होता है और इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था। कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था और उसका फंक्शंस, ठीक है ना। कितना याद रखेंगे, शॉर्ट नोट्स के हिसाब से 3 फंक्शंस अगर तुम याद रखते हो, ठीक। अच्छा 2 मार्क्स का होगा तो हाँ 2 मार्क्स का होगा 2 लिखेंगे, 5 मार्क्स का कम चांसेस है कि इसमें से आई डोंट थिंक आना चाहिए, बट अगर है ना। देखो ये चैप्टर जो है जहाँ खत्म हो रहा है ना, इससे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, एक 3 एक 2। हम एज अ टीचर हम जब अपने स्कूल का पेपर सेट करेंगे क्लास 11 का सेमेस्टर 2 का, तुम लोग करें जो स्कूल में हम पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली सब स्कूल का अलग अलग टीचर सेट करेगा, तो हम वो सब टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं देंगे, एटलीस्ट 3 मार्क्स तक का दे देंगे। इसीलिए हम तुम लोग को एज अ टीचर बताए कि 3 मार्क्स तक का पढ़ना है। स्कूल का स्टूडेंट लोग को ट्यूशन हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अपना स्कूल का नहीं, कॉन्फिडेंस थोड़ा धोखाधड़ी वाला मामला हो जाता है ना। तुम लोग पढ़ो, स्कूल में पढ़ो ना, स्कूल में तो हम पढ़ा रहे फ्री में, क्यों पैसा देके मेरे साथ आगे ट्यूशन पढ़ना है। तुम लोग अलग अलग स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है। अब तो हम जब तुम लोग को स्कूल में पढ़ाएंगे तो तुम फिर ट्यूशन आके हमसे क्यों पढ़ोगे। फ्री का चीज का कीमत नहीं है ना सर। तुम स्कूल में हमसे पढ़ो, तो स्कूल का स्टूडेंट 11 में देखो कोई भी बैच का है नहीं, मेरे स्कूल का स्टूडेंट का, हम खुद ही डिमोटिवेट करते हैं उन लोगों को, मत आओ। मतलब यहाँ नहीं है, वहाँ पे पढ़ो, वहाँ पे पढ़ो। क्लास तो हम स्कूल में तो पढ़ा ही रहे भाई, स्कूल में तो हम फ्री में पढ़ा रहे, तो पढ़ो वहाँ, फिर पैसा देके क्यों कोचिंग में आके मेरा पढ़ना है। यहाँ पे जो अलग अलग स्कूल का स्टूडेंट है, जहाँ पे लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, उन लोग आगे पढ़े। और यूट्यूब में भी वीडियो जाता है, हम लोग बोलते हैं यूट्यूब में भी वीडियो जाता है, तुमको प्रॉब्लम हो रहा है जो क्लास में, तुम ऑलरेडी मेरे साथ क्लास पढ़ रहे हो स्कूल में, यूट्यूब में भी देखो। अच्छा देखो इधर, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये पहला इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो इंडिया में सेटअप हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, IFCI पहला, ठीक है। इट वॉज अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का मतलब होता है लॉ पास करके इसको बनाया गया था, हाँ लॉ पास करके इसको बनाया गया था जुलाई में, ठीक है, अंडर द IFCI एक्ट ऑफ 1948 ये कंपनी बना। It has not been converted into joint stock company with effect from 1st July 1993 under the Companies Act 1956। फिर उसको लेटर ऑन कंपनीज में कन्वर्ट किया गया। इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट अवेलेबल टू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मतलब मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में उन लोग को क्रेडिट अवेलेबल करवाया जाए। क्यों करवाया जाए, ताकि मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन कर सके एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है।
अब क्या फंक्शन है इसका, पहले हम बता दिया, ग्रांटिंग लोन्स और या फिर डिबेंचर्स खरीद लेना उन लोगों का। गारंटिंग मतलब विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लोन रेस्ड फ्रॉम और क्रेडिट। अब देखो, तुम अगर लोन ले रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट से या कोई इंस्टीट्यूट से, तो तुम्हारे बिहाफ में गारंटी देने का काम करता है, ठीक है। तो ये सब जो है इसका फॉरेन मार्केट में तुम्हारा बिहाफ में गारंटी देता है। तो ये सब जो है इसका फंक्शंस है। थोड़ा बहुत ऊपर पे एक बार गो थ्रू कर लेना, दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर। सेकंड, एसएफसी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट, ये भी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 वाज पास्ड ऑन सितंबर 1951 पार्लियामेंट में विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनेबलिंग कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड कर सके अपने अपने स्टेट में। समझ में आया। एट प्रेजेंट कंट्री में टोटल 25 स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है पूरे कंट्री में, बंगाल में भी है। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, वही फाइनेंस प्रोवाइड करना स्मॉल। हाँ, तो कोई में नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है। स्मॉल और मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना। उसका फंक्शंस क्या, वही फंक्शंस लगभग से एक का तुम याद कर लोगे ना, सबका लगभग हो गया, ठीक है। वही गारंटी प्रोवाइड करना, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करना, एजेंट के तौर पे एक्ट करना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से जब लोन तुमको मिल रहा है, तो तुम्हारा डिवेंचर्स और शेयर्स को अंडरराइटिंग बिकवाने में हेल्प करना, ये सब। फिर आते आईसीआईसीआई, नाम सुनिए ना, आईसीआईसीआई कि क्या लोगो है इन लोग का, हाँ नहीं कुछ लोग का टैगलाइन रहता है ना, किसका टैग है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हाँ, LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। आईसीआई का भी कुछ है, याद नहीं आ रहा है। ICICI was set up as a public limited company on January 5, 1955 for assisting industries in private sector। प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज को हेल्प करना। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस था मुंबई में। ICICI इंटरनेशनल हो गया, ठीक है, स्पॉन्सर्ड करने लगा प्राइवेट इंटरेस्ट को इंडिया में, प्राइवेट कंपनीज को, ठीक है, UK USA का, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट सेक्टर्स का। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस क्या है, लगभग सेम वही, गारंटिंग मीडियम लॉन्ग टर्म लोन, हाँ, पेमेंट फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी, हम तो बोला सबका लगभग सेम है। सब्सक्राइबिंग टू न्यू इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रोवाइडिंग फंड्स, प्रोवाइडिंग गारंटी टू लोन्स, लगभग सबका सेम है। टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक का याद करना है, 5 पॉइंट सब में वही चिपका देना है, कॉपी पेस्ट। फिर IDBI, ये सेटअप हुआ 1 जुलाई 1964 में। ये भी एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। इसका भी काम क्या है, वही रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है, तेजी से लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना हेवी इंडस्ट्रीज को। फंक्शंस वही सेम, फंक्शंस वही सेम। हाँ, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था एक्ट 1963 से। फंक्शन स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 1964 से, ठीक है। सब सेम, अब रीडिंग नहीं करने जा रहे हैं हम। सिडबी सेम, गो थ्रू कर लेना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखो UTI का क्या है, स्टिमुलेट एंड पुल टुगेदर। UTI क्या करता है ना, जैसे LIC में तुम पैसा डालते हो, सब जगह से पैसा कलेक्ट करते हो और बिजनेसेस को हेल्प करता है। मिडिल एंड लोअर इनकम ग्रुप का जो पीपल का पैसा है पूल करता है, एक जगह कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सच पीपल इनेबल सच पीपल, जो लोअर और मिडिल क्लास पीपल है, कि वो लोग बेनिफिट उठा पाए इन्वेस्टमेंट में बड़ा बड़ा कंपनीज में। अब बड़ा बड़ा कंपनीज को तो बड़ा पैसा चाहिए, तुम्हारे पास तो सेविंग्स कम है। अब मान लो तुम्हारा महीना का साल का सेविंग्स है 10,000 रुपया, बट तुम्हारी तरह अगर 10 लाख लोग हैं जो साल का 10,000 रुपया सेव कर रहे हैं, तो 10 लाख इंटू 10,000 कर दोगे तो वो कितना हो गया, 10 लाख इंटू 10,000 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ का लगभग में चला जा रहा है ना। 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ इज, हाँ
10 लाख है, 10 लाख में 4 जीरो और ऐड कर दो, तो 1 जीरो ऐड करोगे तो 1 करोड़, 2 जीरो करोगे 10 करोड़, 3 जीरो करोगे 1000 करोड़, 4 जीरो करोगे 10,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ तो एक बड़ा अमाउंट है। तो वो क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा बड़ा बड़ा बिजनेसेस में। इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करता है ताकि रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। ये सब जो है इसका ऑब्जेक्टिव्स है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 1989 को टू फंक्शन एज एन एपेक्स बैंक फॉर टाइनी एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इट्स फंक्शन एज द मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलप। इसका मेन फंक्शन क्या था, स्मॉल स्केल सेक्टर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, ठीक है ना, डेवलप करना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नाम से समझ में आ रहा है, एक्जिम, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इंडिया में बढ़ावा दे रहा है, देता है। इसका सेटअप हुआ था 1 जनवरी 1982 में, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फाइनेंस करना, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में मर्चेंट बैंकिंग को बढ़ावा देना। मर्चेंट बैंकिंग मतलब जो फॉरेन ट्रेड में जो इन्वेस्टर्स लगा हुआ है उसको हेल्प करना। टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देना वो पार्टीज को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाह रहा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत पैसे है, ठीक है। फिर ये सब ना पढ़ने का जरूरत नहीं है। LIC, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, LIC को एक बार गो थ्रू कर लेना है। 1956 में सेटअप हुआ था, ठीक है। अभी जो है लगभग वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट है LIC। यहाँ ब्रांच कहाँ हुआ सर? बहुत सारी जगह, आई थिंक यहाँ पे डलहौजी में है गई, कोलकाता में। अब आता है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक मतलब SBI, PNB, नॉर्मल जो प्राइवेट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जो है जिसमें हम लोग का अकाउंट है, मोहल्ला में जो बैंक है। प्राइवेट में ही है ना हम लोगों का? प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा पब्लिक बैंक है, ICICI प्राइवेट बैंक है। गवर्नमेंट चलाता है ना? गवर्नमेंट चलाता नहीं है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, खर्चा कब होता है? ठीक है ना। चार्जेस जैसे कि PNB, SBI, ICICI, यूनाइटेड बैंक, ये सब जो है। प्राइवेट में क्या हो गया, HDFC हो गया, HSBC हो गया, ये सब प्राइवेट बैंक है। उसका डिमांड ज़्यादा है। प्राइवेट बैंक तुमको सर्विसेज अच्छा प्रोवाइड करता है, चार्जेस ज़्यादा लेता है। गवर्नमेंट बैंक सर्विसेज थोड़ा सा खराब है बट चार्जेस कम है। एक्सिस प्राइवेट बैंक है। अब फाइनेंशियल कमर्शियल बैंक तुमको कैसे लोन्स प्रोवाइड करता है। नंबर 1 देखिए, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, टर्म लोन्स, ये सब के थ्रू। क्या मतलब है सर, देखो ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है बोलो तो। ये लोन ना सर, ये खर्च। देखो तुम एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, तुम्हारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ करेंट अकाउंट होल्डर को मिलता है। तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख रुपया, तुमको इमरजेंसी में पेमेंट करना है किसी को 5 लाख रुपया, कहां से लाओगे पैसा। लोन लेना होगा। तुम 5 लाख का चेक काट के दे दिए, तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख है, बैंक अपने पास से 3 लाख रुपए दे देगा। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जब तुम पैसा डिपॉजिट करोगे बैंक काट लेगा अपना पैसा विथ सर्टेन इंटरेस्ट। अगर सर लेट किया तो, मतलब अगर टाइम पे नहीं किया तो? जितना लेट करोगे उतना इंटरेस्ट बढ़ेगा। समझ में आया। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे पहले होता था ना हम लोग के फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, जब याद होगा रिचार्ज नहीं है, बैलेंस उधार लेते थे, तो यही एक तरह का उधार लेना हुआ, बैलेंस उधार लेना है। फिर जब रिचार्ज करते थे पैसा कट जाता था, तो यहाँ पे वही होगा ओवरड्राफ्ट में भी। तुम्हारे अकाउंट में उतना बैलेंस है नहीं, तुम उधार ले लिए बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए, अब जब तुम पैसा डालोगे बैंक अपना पैसा काट लेगा। बट ये फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट का ओनली करेंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है, और एक लिमिट तक, जैसे कि आपके अकाउंट में मान लो 5 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, तो आपका अकाउंट 5 लाख तक माइनस में जा सकता है। तुम 6 लाख का अगर माइनस में जाने का कोशिश करोगे तो वो नहीं जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो जितना तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, मैक्सिमम लिमिट जो है उतना तक का ही अकाउंट नेगेटिव में जा सकता है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब आते हैं कैश क्रेडिट। अब देखो इसमें क्या होता है, आप एक टेंजिबल सिक्योरिटी ऑफर करते हो, मतलब आप कुछ गिरवी रखते हो एसेट या सामान, उसके बदले में बैंक आपको कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में दे देता है। हाँ, गोल्ड लोन। फिर जब आप जितना पैसा विड्रॉ करिएगा आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट
देना होगा, जो नहीं करिएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इस सर तो दोनों में डिफरेंस क्या? डिफरेंस ये कि इसमें आपको कुछ टेंजिबल सिक्योरिटी गिरवी रखना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट में ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर किए थे हम लोग, वहाँ पे एक फंक्शन था, बैंक से आप बिल जाके डिस्काउंट करवा ले रहे हो। बैंक से बिल डिस्काउंट करवा रहे हो, इसका क्या मतलब है कि आप बैंक से वक्त से पहले पैसा ले रहे हो और बैंक जो है 3 महीना बाद आपके बदले में उस पर्टिकुलर XYZ से जाके पैसा लेके आपको पेमेंट अपने रख लेगा। आपको क्यों पेमेंट करेगा? आप तो ऑलरेडी ले लिए पहले। तो ये भी तो एक तरह का लोन है ना जो बैंक तुमको प्रोवाइड कर रहा है, ये भी एक तरह का लोन है। 3 महीने पहले आपको पैसा दे रही है। देखो ए जो है बी को BR दिया कि 3 महीना बाद जो है हमसे पैसा ले लोगे। बी के अंदर सब्र नहीं था, बी गया बैंक में, बोला देखो 50,000 का BR है, हमको अभी पेमेंट कर दो, 3 महीने बाद जाके ए से ले लेना। बैंक बोलेगा 50,000 नहीं देंगे, 49,000 देंगे, 1,000 रुपये काट लेंगे इंटरेस्ट। वो बोला ठीक है, 3 महीने बाद बैंक जाके ए से ले लिया। तो बैंक बी को शॉर्ट टर्म के लिए तो पैसा प्रोवाइड किया ना, एक तरह का फाइनेंसिंग तो हो गया, लोन तो हो गया। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और नॉर्मल टर्म्स लोन, इंस्टॉलमेंट वाला जो लोन रहता है, तो ये सब जो है प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम है। कमर्शियल बैंक का जो है इकोनॉमिकल है, ईजिली लोन अवेलेबल हो जाता है, फ्लेक्सिबल, तुम EMI एक बार में पे करके क्लियर कर सकते हो। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, तुमको कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है, लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितना तक लेना चाहिए, इजी रीपेमेंट हो जाता है, कोई इंटरफियरेंस आपका उसमें बिजनेस में इंटरफेरेंस नहीं करता है। हाँ ठीक है ना, बट लिमिटेशंस है, शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड करता है। बहुत लेंदी प्रोसीड्यूर, ऐसे नहीं कि तो आज दरकार है आज ही दे देगा, कभी कभी कदार कुछ टेंजिबल सिक्योरिटी आपको गिरवी रखना पड़ता है। अनसर्टेनिटी वाला मामला रहता है भाई। अनसर्टेनिटी मतलब देगा नहीं देगा, जरूर हो सकता है मना कर दे। बैंक तुम्हारा ससुर का थोड़ी है जो दे ही देगा, और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तुमको। तो उसका जो रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल कर दीजिएगा तब भी टाइम लगेगा। हाँ ऑब्वियसली कुछ टाइम तो लगेगा ही। चलो नेक्स्ट आते हैं पब्लिक डिपॉजिट। अब ये सबका आपको सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ना है, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड ऑल जो है। देखो पब्लिक डिपॉजिट्स का मतलब क्या, देखो बहुत सारा टाइम तुम बैंक में FD कराओगे, तुमको देगा 7% 8%। कंपनीज लोग, प्राइवेट कंपनी बोलते हैं ना हम लोग के पास पैसा आके डिपॉजिट करो, हम लोग 10% देंगे। क्यों? तुम्हारा पैसा वो बिजनेस में लगा देगा। तो सर वो 10% क्यों दे रहा है? क्योंकि तुम्हारा पैसा से वो 100% कमाएगा बिजनेस में लगा के। तो सर हम लोग सब बैंक में क्यों रखते हैं, वहीं पे क्यों नहीं रख देते हैं? क्योंकि सर उसमें रिस्क है, प्राइवेट कंपनी है, कभी भी भाग सकता है, डूब सकता है। बैंक में रिस्क नहीं है, रिस्क कम है, रिस्क कम है इसीलिए रिवॉर्ड कम है, इंटरेस्ट कम है। प्राइवेट कंपनी में पैसा रखने में रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए रिवॉर्ड ज़्यादा है। समझ में आ रहा है बात? तो पब्लिक डिपॉजिट रिफर्स टू द अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स इनवाइटेड बाय द कंपनीज फ्रॉम पब्लिक मेनली टू फाइनेंस वर्किंग कैपिटल नीड, ताकि अपना पैसा का वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा कर सके। मनी कलेक्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम पब्लिक एट अ स्पेसिफिक रेट इंटरेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट्स। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है। तो पब्लिक डिपॉजिट 6 महीने से लेकर 3 साल तक का हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें जनरली बैंक से ज़्यादा रहता है, तभी तो तुम रखोगे यार, तो तुम क्यों रिस्क लोगे? अच्छा जितना बड़ा कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना कम रहेगा। टाटा में रखोगे कम देगा, कोई मोहल्ला का ABC कंपनी में रखोगे वो ज़्यादा देगा। क्यों? क्योंकि वो सब ब्रांड नामी कंपनी है ना, वहाँ पे डिफॉल्ट का चार्जेस कम है। अब नया कंपनी है भाई तो कभी भी लेके भाग जाएगा, तो इसीलिए वो अट्रैक्ट करने के लिए पैसा इंटरेस्ट ज़्यादा पे करता है। क्लियर हुआ पॉइंट? फीचर्स इसका क्या है? अनसिक्योर्ड है, वर्किंग कैपिटल के लिए लिया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, बहुत सिंपल प्रोसीड्यूर है, रीपेमेंट भी एट द एंड ऑफ दी जो भी टाइम पीरियड है वो कर दिया जाएगा। एडवांटेजेस वही सेम है, सिंपल प्रोसीड्यूर है, चीप सोर्स है, पैसा कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा निकालने के, मतलब पैसा लेने के लिए, एसेट्स गिरवी रखना नहीं पड़ता, फ्लेक्सिबिलिटी है, बाद में आप पे भी कर दीजिएगा।
डिसएडवांटेज लिमिटेड अमाउंट, उतना पैसा पब्लिक डिपॉजिट से नहीं उठा सकते। अनसर्टेनिटी, पब्लिक डिपॉजिट करेगा नहीं करेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। टेम्परेरी फाइनेंस, थोड़ा दिन बाद आपको रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का क्या मतलब है सर? देखो, टाटा और रिलायंस के पास 1000 करोड़ एक्स्ट्रा है, टाटा को 1000 करोड़ का जरूरत है। समझ में आ रहा है? रिलायंस क्या करेगा, टाटा को बोलेगा ठीक है आप मेरे वेंडर हैं, ठीक है ना, आप मेरे वेंडर हैं, आप हमसे सामान ले लीजिए 1000 करोड़ का, आपको अभी पैसा देना नहीं पड़ेगा, आप 3 महीना बाद दे दिया, क्योंकि देख रहे मेरे पास तो पैसा है ही, अभी ज़रूरत है नहीं, तो सामान उधार में दे दिया टाटा को 3 महीने के लिए। टाटा बोला ठीक है भाई 3 महीना का मेरे पास तो टाइम है। 3 महीना बाद टाटा रिलायंस को पे कर दे रहे हैं। तो ये रिलायंस टाटा को पैसा नहीं दी है, सामान तो दिया ना, रॉ मटेरियल्स गुड्स तो दिया, तो वो भी तो एक तरह का फाइनेंस ही तो कर दिए। इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। इट रिफर्स टू द क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय वन बिजनेस टू अनदर फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? देखो, महिंद्रा एंड बिरला के पास 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है, 1 महीने तक कोई काम नहीं लगेगा, और महिंद्रा को 100 करोड़ चाहिए। बिरला क्या किया, महिंद्रा के पास जाके 100 करोड़ डिपॉजिट कर दिया। लो, 1 महीने तक महिंद्रा उसको यूज किया, उसके बाद बिरला को वापस कर दिया विथ इंटरेस्ट। फिर कभी कभार महिंद्रा के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, बिरला को ज़रूरत रहता है, तो महिंद्रा अपना पैसा बिरला में डिपॉजिट कर देता है, बिरला उसको यूज़ करता है, फिर महिंद्रा को वापस कर देता है। तो एक इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का मतलब है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का मतलब है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के पास पैसा क्या कर रहा है, डिपॉजिट रख रहा है। एक कंपनी जो है दूसरे कंपनी के पास पैसा क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है फॉर शॉर्ट टर्म, यूजुअली 6 महीने तक। और ये सब एक ब्रोकर के थ्रू होता है। यही इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में हर्षद मेहता गड़बड़ कर दिया था। एक बैंक से लेता था लेकिन दूसरा बैंक को देता, बीच में अपना जो है स्टॉक मार्केट में डाल देता था। चलने कितना माफ किया था ऐसे करके? फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का क्या मतलब है बोलो? फैक्टरिंग का मतलब है मेरे पास डेटर है 1 लाख रुपया का, जिससे हमको आने वाला 6 महीने में पैसा मिलने वाला है, लेकिन हमको पैसा का ज़रूरत हमको अभी है। तो हम क्या किए, हम गए किसी के पास, बोला भाई देखो मेरे पास डेटर है 1 लाख का, 6 महीना बाद पैसा मिल जाएगा, लेकिन हमको अभी चाहिए पैसा, तुम मेरा सब डेटर्स हमसे खरीद लो, 6 महीना बाद पैसा तुम उन लोग से ले लेना, और अभी तुम हमको 90,000 रुपये दे दो, मेरा काम हो जाएगा। बोला ठीक है, इसी को बोलते हैं फैक्टरिंग। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टरिंग, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टरिंग। हाँ बस सर्विसेज है। चलो इसको और कोई करने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चैप्टर होता है यहीं पे ये वाला कंप्लीट, ठीक है। बस एक बार गो थ्रू कर लेना, ये वाला पॉइंट को पढ़ना है। क्या क्या फैक्टर्स तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। ओए क्या हुआ, क्या क्या फैक्टर्स आपको दिमाग में रखना होगा बिफोर सिलेक्टिंग अ सूटेबल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या क्या चीज़ आपको, कि आपको कहाँ से पैसा लेना है, शेयर से, डिबेंचर से, बैंक से लोन, ज़्यादा लेना है कम लेना है, ये सब कहाँ से आप डिसाइड करिएगा, कैसे डिसाइड करिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा कॉस्ट इन्वॉल्व, कहाँ से हमको सस्ता में पैसा मिल जा रहा है। ये नहीं 1 लाख लेने के लिए हम 2 लाख खर्च कर दे रहे हैं, नहीं भाई, चीप कहाँ से मिल रहा है। दूसरा, हाँ फाइनेंशियल कैपेसिटी फर्म का कितना है। फाइनेंशियल कैपेसिटी का मतलब है फर्म जो है रीपे करने का लायक है या रीपे करने का लायक नहीं है, ठीक है ना। पर्पस एंड टाइम पीरियड, कितना वक्त के लिए चाहिए, क्या काम के लिए चाहिए,
रिस्क प्रोफाइल, रिस्क कितना है इस काम में, ऑर्गेनाइजेशन का लीगल स्टेटस क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, क्या है। गेट खोल के सर बोलना पड़ेगा ऐसा तो। ओ इतना क्या चिल्ला चिल्ली कर रहे तुम लोग, इतना चिल्ला रहे क्यों? ठीक है, और फिर तुम कंट्रोल डाइल्यूट करने चाह रहे हो या नहीं, ठीक है। अगर तुम शेयर्स इशू करोगे तो कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो ये सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के आपको काम करना है, ठीक है। तो चैप्टर तो यहीं पे कंप्लीट, किसी का कोई डाउट है तो हमसे पूछ लो।